आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान की हालात तो आप सभी देख रहे हैं। सेक्युलर जमात की ज़ेर इक़्तिदार टीआरएस हुकूमत में भी जो है ऐसे-ऐसे वाक़यात रोनमा होते जा रहे हैं, जहाँ पर हुकूमत पर शक की सुई जा रही है। लोगों की ज़रूरत इतनी बढ़ गई है कि पहले तो वो वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदा करते थे, अब तो यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि मस्जिद ख़रीद रहे हैं, मस्जिद से मुंसलिक इलाक़ा ख़रीद रहे हैं और जो है मस्जिद को ढा रहे हैं और उसको अपनी मिल्कियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी औक़ात बढ़ गई कि कोई मस्जिद ख़रीद सकता है, कोई रिलीजियस प्लेस भी ख़रीदने या बेचने की जगह होती है। फिर ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनको सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, सब हो जाता है। तो ऐसे में वक्फ़ बोर्ड क्या कर रहा है? एक के बाद दीगरे मसाजिद तेलंगाना में शहीद हो रही हैं और कोई खातिर ख़्वाह ठोस इक़दामात नहीं किए गए ताकि लोगों की आगे से ऐसी हिम्मत ना हो। ये जो शामीरपेट का जो इलाक़ा है, याक़ूतपुरा नाम का इलाक़ा है वहाँ पर, जहाँ पर ये अनहोनी हुई है, एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। इस ताल्लुक़ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद शकील साहब। इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की आख़िर तफ़सीलात क्या है, ये वाक़या क्यों रोनमा हुआ। शकील साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मस्जिद जो शहीद की गई शामीरपेट में, ये कब हुआ और किन हालात में हुआ? जी हमारे को जो है मुश्ताक मलिक साहब के ज़रिए से ये बात मालूम हुई कि 7 तारीख के दिन अ, तकरीबन 4 बजे का वक़्त था। मैं और हमारे एक तहरीक मुस्लिम शब्बान के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हक क़मर साहब को ये इत्तला मिली कि भई शामीरपेट के गाँव में मस्जिद को मिस्मार कर दिया गया है, फिर मस्जिद को एक कुतुब शाही 400 साला मस्जिद को ढा दिया गया। तो हम लोग, मैं और अब्दुल्ला क़मर साहब और हमारी तहरीक मुस्लिम शब्बान की टीम फौरी स्पॉट पे पहुंची और वहाँ पे हम जायज़ा लिए कि भाई मस्जिद के ढांचे को पूरी तरह से जो है नेस्तनाबूद कर दिया गया था, लेवल कर दिया गया था। वहाँ पे कुछ ग्रेव खबरें भी थी, उसको भी जो है धक्का पहुँचाया गया, उसको भी तोड़ा। फिर हम फौरी वहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर जो शामीरपेट के थे, वो भी वहाँ पर आए स्पॉट पर और वहाँ पर वक्फ इंस्पेक्टर साबिर अली साहब भी जो है वहाँ पर पहुँचे। फिर हमने जायज़ा लिया। अब देखिए कि जिस तरीके से मुसलसल हमेशा जो है ये तो देख रहे हैं कि ये हुकूमत में मसाजिद को ढा दिया जा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे एहतजाज करे। कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद जो है सीआई साहब उसको जो है हमको एफआईआर करने का हमको वादा वादा दिया। तो फिर हम लोग ये सोचे कि भाई ये काफ़ी नहीं है, हम आज यहाँ एफआईआर तब तक नहीं होगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और हम डटे रहे। तकरीबन 6 बजे से लेके रात के ढाई 3 बजे के तक भी एफआईआर के लिए जो है वो आनाकानी करते रहे। हम फिर उनसे जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की, हमने भी मुश्ताक मलिक साहब ने भी बात की। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुआ, जो एफआईआर का नंबर है 41 ऑफ 2022। तो ये जो है मस्जिद दर्जे औक़ाफ़ थी, इसका जो है गज़ट नोटिफाइड नंबर 7A डेटेड 16/2/1986 और इसके मातहत यानी ये मस्जिद भी है और वहाँ पे एक दरगाह भी है। जुमला 9 एकड़ 20 गुंठे की वक्फ जायदाद उसके अंदर दर्ज है। तो दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? दरगाह को तो नुकसान नहीं पहुंचा, मस्जिद को जो है पूरा लेवल कर दिया गया है, मतलब पूरा डेमोलिश कर दिया गया है। उसके डेब्रिस पड़े हुए थे वहां पर। तो ये बहुत ही हम लोगों को काफी तकलीफ हुई। वहाँ के अतराफ अकनाफ के जो बुलारम है और दूसरे भी गांवों से
अलवाल से और मजीद दूसरे अतराफ व अकनाफ के लोग वहां पहुंचे और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद जो है हमारे प्रोटेस्ट के बाद जो है इस तरीके के मतलब एफआईआर दर्ज हुई और हमारा प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। हम सलीम साहब जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, उनसे हम मुतालबा भी किए हैं और हमारे मुश्ताक मलिक साहब की बात भी हुई है और वो वहां पे दोबारा तामीर की बात कर रहे हैं। ये तो हर बार होता है, बाबरी मस्जिद से लेकर आज तक, कि नरसिम्हा राव ने वादा किया था कि बाबरी मस्जिद, उसी दिन उन्होंने वादा किया था, दिन में मस्जिद शहीद की गई थी और रात में दूरदर्शन पे आकर पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि मुझे अफसोस है ऐसा हो गया और ये जो संघियों ने मुझे धोखा दे दिया, इन्होंने सिर्फ पूजा करने का वादा किया था मगर ऐसा कर दिया, मस्जिद मैं वहीं पे बनवाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। नरसिम्हा जी राव से लेकर मोहम्मद सलीम का अब ये ताज़ा तरीन वाकया, अब तक कोई मस्जिद बनी? देखिए, अब जब से ये हुकूमत यहाँ पे हमारे रियासती हुकूमत जो बनी है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि यहाँ के तकरीबन इबादत गाहों को इसी तरीके से एक साजिश के तहत ढा दिया जा रहा है और यहाँ पे जो है अब औकाफी जायदादों को नुकसान पहुंचाने वाले दरअसल जो है वो खुद वक्फ बोर्ड, हम्म। वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वक्फ बोर्ड में हम बार बार इससे पहले यहाँ के रियासती जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वादा किया था कि वक्फ वक्फ बोर्ड की तहफ्फुज करेंगे, इसको जुडिशल पावर्स देंगे। आज तक भी जो है इसको जुडिशल पावर्स देने का तो छोड़िए आप, हम्म। आपने एक हैरत अंगेज बात है कि भाई इतना बड़ा महकमा, उसको आप जो है उसके वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को आप ताला डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इससे और मतलब और बड़ी बात क्या होगी? तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मसाजिद को जो ढा रहे हैं, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है और ये एक ऐसे मुल्क में इस तरीके से ऐसा हो रहा है। मसाजिद को देखिए, ये कोई मजहब मजहब को मैं इल्जाम नहीं दे रहा हूँ उसमें। यहाँ पे जो है यहाँ का जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है उसमें भी कमी है और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वो बिल्कुल भी जो है काबिल नहीं है। और यहाँ वक्फ बोर्ड के जो है 11 मेंबरान हम्म। जो नॉमिनेटेड है, जिसमें इलेक्टेड है, इनको भी जो है ये भी कोई मैं नहीं समझता कि ये लोग कोई काबिल लोग होंगे, क्योंकि अगर काबिल होते तो उनको जो है इस तरीके से काफी जायदादों की जो है जो तहस नहस किया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, अल्लाह के घर को बेचा जा रहा है, तो इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है। और यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल भी जो है खामोश बैठे हुए हैं, कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। यहाँ पे जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं उनकी भी जो है कोई कोशिश नहीं है। माइनॉरिटी लीडर्स सब नाम के हैं यहाँ पर। तो शकील साहब, जैसे कि आपने बताया कि शकील अपने हमारे सलीम साहब ने वादा किया है कि वो वहीं पर जो है मस्जिद बना देंगे, तो ऐसा तो ना साबिक़ में कभी हुआ है और ना फिर ऐसे चेयरमैन से उम्मीद की जा सकती है कि बस हवाओं में बातें करते हैं, कोई अमली इक़दाम इनके पास नहीं है, कोई इनके पास इंटेलिजेंस मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर कोई ऐसा कोई साजिश रचने जा रहा है तो उसकी साजिश को वक्त से पहले नाकाम बना दें। तो ये तो खैर हवा महल की बात हो गई। अब मैं ये जानना चाहूँगा, ये प्रॉपर्टी किसने खरीदी और किसने ये मस्जिद को ढाया? ये प्रॉपर्टी जो है कोई अपने शाहनवाज साहब ने बेची थी सत्यनारायणा। फिर सत्यनारायणा से इसको जो है फिर दोबारा उसको ट्रांसफर किया गया, उसको सेल डीड को ये शाहनवाज सेल कौन? किया। शाहनवाज वहां के मुकामी है, अच्छा। वो जो है एडजेसेंट लैंड है उनकी, वो इस पे भी शायद दावा करते हों। हुँ। ये इसकी जो है सर्वे नंबर 111 में जो है 9 एकड़ 20 गुंठे की जो है हुँ। वक्फ जायदाद है। तो उसको हुँ। पहले इन्होंने इलीगल सेल किया कोई सत्यनारायण को। सत्यनारायण से फिर ये विनोदा रेड्डी कोई रेड्डी है, तो उनके नाम पे ट्रांसफर हुई। और ये ट्रांसफर हुई होने के बाद जो है इनके बीच में शायद कोई अनबन हुई, ऐसा कुछ हुआ। किसके उसके बीच में? बाद हमारे ये जो जो वहाँ के जो मुकामी जो हमारे ये शाहनवाज एंड फैमिली जो है, जी। शायद वो लोग भी इसी के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको भी अक्यूज्ड बनाया गया। हुँ।
तो अभी ये ज़ेरे गौर है, इट्स अंडर मतलब प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस। ठीक। तो मैंने पूछा हमारे सर्कल इंस्पेक्टर से कि भाई आपने जो दफाएं लगाई हैं इसमें सबको अरेस्ट कीजिए और सबसे जो है आप कागजात वगैरह जो भी सेल डीड्स हैं सबको रिकवर कीजिए, हम्म। सीज कीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा। और मैंने और भी दफाओं के बारे में उनसे कहा है कि भाई इसके अंदर और भी दफाएं लगनी चाहिए, जैसा कि अब ये FIR 41 ऑफ 2022 जो है हम्म। इसमें 427 447 एक तो है आपका जो एक डैमेज 427, उसके बाद 447 क्रिमिनल ट्रेसपास है, और हम्म। 295 हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो हम्म। मैंने और भी मुतालबा किया है कि इसके अंदर 124A भी लगना चाहिए, इसमें 403 भी लगना चाहिए, 403 ऑफ IPC, इसमें जो है 420 IPC भी लगना चाहिए, इसमें 120 मतलब 120B भी इसमें लगना चाहिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और 467 फोर्जरी, और ये सारी दफाएं इसके अंदर आनी चाहिए। तो हम्म। उन्होंने कहा कि भाई हम इसको जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको ऑल्टर करेंगे सेक्शंस को। अच्छा, इसमें इतनी सारी दफ़ाएं आपने गिनवाई है, 427, 447, 295, और इसके अलावा आपने ये कहा है कि ये सारी ऐड होनी चाहिए, 124A, 403, 420, 120B एंड 467। जी इसमें कौन सी दफ़ा है जो कि रिलीजियस स्ट्रक्चर को डेमोलिश करने पर लगती है? जी, इसके अंदर जो है ये अलग अलग दफाएं हैं। रिलीजियस स्ट्रक्चर को आप जो इसके साथ जो किए हैं उसके अंदर एक हमारी काफी जायदादों को जो जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उसके लिए पर्टिकुलरली वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर ही 52A सेक्शन है, हम्म। उसकी दफा लगती है, और अच्छा। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। अच्छा। ये भी एक दफा है जो कि जो हमारी इबादत गाहों को जो ढा रहे हैं, हम्म। ये दफा के अंदर में उनको वक्फ बुक किया जा प्रॉपर्टी सकता है। के मामले में तो खैर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी होती है, मगर रिलीजियस स्ट्रक्चर वक्फ का भी हो सकता है, नॉन वक्फ भी हो सकता है। जी मगर रिलीजियस मुकाम को तोड़ने के ये इंडियन पिनल कोड में कोई है? जी। तो वहाँ पे कुछ लोग ये भी शक जाहिर कर रहे थे कि भाई वहाँ का पुलिस महकमा भी, वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर या फिर वहाँ के पुलिस के अहदेदार भी इन लोगों के साथ, इन लैंड ग्रैबर्स के साथ मिले हुए हैं। ऐसी सूरत में हम जो है हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच होंगे और हायर अथॉरिटीज से हम डिमांड करेंगे कि भाई इसको अब इसकी आला सतह पर जांच करें और आप जो है इसको CBCID जांच के दायरे में लेके आएँ। और इसको होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी जायदादों को जो है जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि तहस नहस किया जा रहा है, इस पे एक आला कमेटी बिठाएं हमारे CM साहब और इसका जायजा लें। तो हम तो ये मांग करेंगे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी इन्वेस्टिगेशन का ये पहला दौर है। हम देखेंगे कि भाई इन्वेस्टिगेशन किस एंगल में जा रही है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली उसको जो है वॉच करते रहेंगे और उसके ऊपर हम नज़र बनाए हुए हैं। तहरीक मुस्लिम शब्बान के वकला तकरीबन जो है उसके ऊपर नज़र बनाए। जी। एक और अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि नाम शाहनवाज का तो लिया जा रहा है, सत्यनारायण का लिया जा रहा है, विनोदा रेड्डी का नाम लिया जा रहा है। जब तक के NOC नहीं मिलता है वक्फ बोर्ड से, ये कैसे बेच सकते हैं? तो हाँ, वक्फ के ओहदेदारों के बारे में आप क्या कहेंगे? वक्फ के ओहदेदार देखिए, जितने हम कल पूछ रहे थे, ये हमारे जो साबिर अली इंस्पेक्टर हैं और मतलब वक्फ के इंस्पेक्टर हैं, उनसे हम पूछ रहे थे तो वो अपना पल्ला झाड़ रहे थे, बोल रहे थे कि भाई ये बहुत बड़ा जुरिस्डिक्शन है, कहाँ कहाँ काफ़ी जायदादें हैं, हम कहाँ कहाँ फिरें। चार चार जो है सेक्टर्स और चार चार मंडल्स जो है हमारे को दे दिए गए हैं, तो हम कैसे काम करें, हमारे पास जो है मैन पावर भी नहीं है, हम वहाँ मैं एक अकेला उतनी दूर कैसे जाऊँ। तो ये बात ये इसके बारे में जो है बार बार भी जो है वक्फ बोर्ड को हम बोलते रहे हैं और कई मरतबा जो है वक्फ एक्टिविस्ट भी इसके ताल्लुक से बोले हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में बहुत कम स्टाफ है जो कि ये जो काफ़ी जायदादें हैं इसको जो है चुने, मतलब उसको लोकेट करें और उसको जो है आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर जाकर बोर्ड लगाएं और जो है वहाँ पे उसको ये अवकाफ़ी जायदादों की जो है जो जो भी प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे अपना बोर्ड लगाएंगे। ऐसे
ऐसे करने से काम आसान होगा, लेकिन वक्त के जो आला ओहदेदार हैं, अब मैं जैसा कि आपको शुरू में बताया कि भाई इसके मेंबरान जो हैं वो खुद भी जो है मैं समझता हूँ कि बहुत कम आते होंगे वक्फ बोर्ड को, उनको कोई वो लैंड ग्रैबर्स के साथ जो है उनकी मिली भगत है, ये सब अगर उनकी बात नहीं होती, अगर वो नहीं चाहते तो ये ऐसे नहीं होता। ऐसे जो है बार बार जो है मस्जिद को, एक खाना मस्जिद है, दूसरे भी मसाजिद है, सेक्रेटेरिएट मसाजिद को आप देख रहे थे कि दिन दहाड़े जो है वो तो हुकूमत अपने के नाक के नीचे सबके जो है ये काम हो रहे हैं। वो तो मुनज़्ज़म साजिश थी, पूरी पुलिस ये भी छावनी साजिश का एक तब्दील कर हिस्सा है, दिया ये गया भी था। साजिशों का एक हिस्सा ही है, ये भी साजिशें ही है। कहीं ना कहीं इसका भी जो है पर्दाफाश होने की ज़रूरत है। देखिए, जब तक के आला अहदेदारों को नहीं मालूम है कि भाई ये काफ़ी जायदादें कहाँ कहाँ किस हाल में हैं, तो लोग तो ऐसे करेंगे। और आप जो है कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स और गूंस को जो है खुला छोड़ दिए हैं, लैंड ग्रैबर्स को, तो वो लोग तो ये काम करेंगे ही। अब उनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिए हैं, मतलब आज देख रहे हैं आप ये किस जो तरीके। प्रॉपर्टी शाहनवाज ने पहले सत्यनारायणा को बेची है, शाहनवाज के पास दस्तावेजात कहाँ से आए बेचने के लिए, रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाया? जी, ये भी एक गौर करने वाली बात है कि हम ये भी बात पूछ रहे थे कि औक़ाफ़ी जायदादें बेची कैसे जा सकती हैं, और वो किस अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी थी, कैसे कैसे कागज़ात वगैरह जो है फोर्जरी करके उसने बेची। तो पुलिस के अहदेदार कह रहे थे कि भाई हम इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी टैली करेंगे, कहाँ चूक हुई, और ये औक़ाफ़ी जायदादों को जो है हम देखेंगे कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किस तरीके से टैम्पर किया गया। ये भी बात सामने आई है, और ये बात भी जो है गौर करने लायक है कि भाई औक़ाफ़ी जायदादें जितने भी हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ मैच की जाए, देखी जाए कि भाई जितनी भी आप बची हुई जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं उसके ऊपर बहुत बारीक नज़र रखे वक्फ बोर्ड, और कुछ अच्छे लोग वहाँ पर बैठे हैं वक्फ बोर्ड में, तो काम अच्छा होगा। और ये इस तरीके के जो है जो जिनको इल्म ही नहीं है वक्फ बोर्ड की जायदादें कहाँ हैं, क्या हो रहा है, कब कहाँ कैसे काम किया जाता है। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे हुकूमत भी खुद भी शामिल है कि हुकूमत के पास जो है रिकॉर्ड रूम की चाबी जो है किसी और के पास रहती है। कैसा हो सकता है ऐसा? वक्फ बोर्ड को कमज़ोर कर रहे हैं आप, औक़ाफ़ी जायदादों को बिल्कुल ठान लिए हैं कि भाई हम पूरा नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये कैसे हो रहा है बगैर कोई साजिश के? इसमें साजिश भी इन्वॉल्व है, मतलब ये साजिश के तहत हो रहा है। अब देखते हैं कि ईमानदारी से अगर जांच होती है तभी जो है मस्जिद बहाल हो सकती है, वरना तो तारीख ऐसी है कि एक बार कोई चीज़ डिमोलिश हो गई, उसको फिर वापस हासिल नहीं किया जा सका। अब खुदा ही हाफिज़ है तमाम वक्फ जायदादों का, और तमाम जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, दरगाहें हैं और क़ब्रस्तान वगैरह हैं। हाल ही में हमने क़ब्रस्तानों के ताल्लुक़ से भी बात की थी। तो बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे एडवोकेट मोहम्मद शकील साहब, जिन्होंने जैसे ही इत्तला मिली कि शामिर पेट की एक मस्जिद शहीद कर दी गई, वो वहाँ पहुँच गए और तकरीबन सारा दिन उन्होंने वहीं पर गुजारा, तावक्त ये कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं कर ली। अब ये बात और है कि जो जो दफ़ात लगने चाहिए अभी नहीं लगे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, करके उसके बाद दफ़ात लगाएंगे। किस तरह से केस आगे बढ़ता है ये आने वाला वक्त ही बताता है, और कितनी हुकूमत तेलंगाना वक्फ जायदादें बचाने में संजीदा है। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।